Assalamualaikum, dear students of MD कैट एंड एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। प्यारे बच्चों, आज हम होम्योस्टैसिस का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और होम्योस्टैसिस का चैप्टर एक बहुत ह्यूज और वास्ट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत ही लंबा चैप्टर है। बट हम कोशिश करेंगे कि हम इसे बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कवर कर लें। सबसे पहले हमारी टर्म है होम्योस्टैसिस। देखिए, होम्योस्टैसिस को हम डिफाइन करते हैं, इट्स अ सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अब सेट्स ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए, रेगुलेटरी मैकेनिज्म का मतलब होता है मेंटेनेंस, और सेट का मतलब एक से ज्यादा। तो इसका मतलब कई सारे हमारे पास रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं। हमारे पास कई सारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं। अच्छा, अब ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं तो ये क्या करेंगे? ये ज़ाहिर है मेंटेनेंस करेंगे। ये किसकी मेंटेनेंस करते हैं? ये मेंटेनेंस करते हैं इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट की, यानी हमारे बॉडी की अंदर की चीजों की। विद इन अ सुटेबल लिमिट। विद इन अ सुटेबल लिमिट का मतलब जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हैं, उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। जैसे मेरी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बॉडी ऐसे मैकेनिज्म्स को जनरेट करेगी जो कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 से फ्लक्चुएट नहीं होने देंगे। और इस तरह से मेरी बॉडी की इंटरनल मेंटेनेंस हो जाएगी। अगर हम एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टैसिस की बात करें, तो मैंने होम्योस्टैसिस के तीन एस्पेक्ट हैं। नंबर वन ओस्मो रेगुलेशन, नंबर टू एक्सक्रीशन, और नंबर थ्री थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, हमारे सिलेबस में होम्योस्टैसिस चैप्टर के तीन कंपोनेंट्स हैं, जिनमें से सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है? ओस्मो रेगुलेशन। दूसरा कौन सा है? एक्सक्रीशन। और तीसरा कौन सा है? थर्मो रेगुलेशन। राइट। एक एक करके हम सारे ही एस्पेक्ट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस। अब इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या है? वैसे तो हम इन तीनों टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक्स के अंदर, लेकिन फिर भी अगर हम सरसरी तौर पे देखना चाहें तो ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। इसी तरह से एक्सक्रीशन का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट को मेंटेन करने का मतलब क्या है? वेस्ट को मेंटेन करने का मतलब है इसे बॉडी से बाहर करना, ताकि बॉडी में वेस्ट जमा ना हो। सो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी वेस्ट। और थर्मो रेगुलेशन को हम सिंपली कह सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। चलें, अब हम इसमें से अपना पहला एस्पेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन प्यारे बच्चों एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। और ओस्मो रेगुलेशन के काम को समझने के लिए हमें कई सारे टर्म्स को भी समझना पड़ेगा, कई सारे फिनोमिनास को भी समझना पड़ेगा, तब जाके हमें ओस्मो रेगुलेशन प्रॉपरली समझ आएगी। खैर बात। अब ओस्मो रेगुलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, बहुत आसान करके तो हम इसे ऐसे डिफाइन करते हैं कि बॉडी में वाटर और सॉल्ट की मेंटेनेंस। ठीक है, कि बॉडी में सॉल्ट और वाटर की मेंटेनेंस का मतलब क्या है? बॉडी में ना तो वाटर ज्यादा होना चाहिए ना वाटर कम होना चाहिए। बॉडी में ना तो सॉल्ट ज्यादा होना चाहिए ना ही सॉल्ट कम होना चाहिए। तो ये जो मेंटेनेंस है, ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं, इन्हें हम कहेंगे ओस्मो रेगुलेशंस। ठीक है, बट ओस्मो रेगुलेशंस को अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करें तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट्स सिंपली द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंडीशंस। यानी हम ऑस्मोटिक कंडीशंस को बैलेंस कर रहे हैं। अब ऑस्मोटिक कंडीशंस होती क्या है? ऑस्मोटिक कंडीशंस का मतलब है वाटर और सॉल्ट कंसंट्रेशन। आप इसे सॉल्ट भी कह सकते हैं और आप इसे सॉल्यूट भी कह सकते हैं। सॉल्ट और सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, इन अ बॉडी। ये मैंने सिंपल आपके लिए ओस्मो रेगुलेशन को डिफाइन कर दिया। अब ओस्मो रेगुलेशन के टॉपिक को समझने के लिए हमें कई सारे टर्म्स को समझना पड़ेगा।
और सबसे पहली टर्म इसमें हमें जो देखनी पड़ेगी वो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, या ऑस्मोटिक प्रेशर कह लें हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। चलें, अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? सबसे पहली बात, ऑस्मोटिक प्रेशर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। अच्छा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब ये वो प्रेशर है जो कि कौन लगाता है? वाटर। हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है। तो ये वो प्रेशर है जो वाटर लगा रहा है। अच्छा, कौन सा वाटर लगा रहा है? इनसाइड वाटर लगा रहा है। यानी सेल के अंदर मौजूद जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस प्रेशर को लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि मजीद पानी अंदर ना आ सके। तो टू प्रिवेंट इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब अंदर, आउटवर्ड का मतलब बाहर, टू प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, इसका मतलब मान लीजिए हमारे पास एक सेल है। इस सेल के अंदर कुछ ना कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये वाटर के मॉलिक्यूल इनकी मेम्ब्रेन पर एक खास प्रेशर लगा रहे हैं। और ये प्रेशर क्या कर रहा है कि बाहर के वाटर के पार्टिकल्स को अंदर आने नहीं दे रहा है। ये क्या कर रहा है? बाहर के पार्टिकल्स को अंदर आने नहीं दे रहा। तो ये जो अंदर के मॉलिक्यूल्स, अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो प्रेशर लगा रहे हैं, इस प्रेशर को आप कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। कौन लगाता है? सेल के अंदर जो वाटर मौजूद होता है। क्यों लगाते हैं? ताकि मजीद वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर ना आ सके। अच्छा, अब सोचिए, सोचिए, अ, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने का मतलब क्या है? अंदर वाटर की मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर लगाता कौन है? वाटर की मॉलिक्यूल्स ही तो लगाते हैं। इसका मतलब वाटर इनसाइड द सेल इज हाई। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो इससे हमें समझ आ रहा है कि अंदर वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं। और अगर अंदर वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, तो इन वाटर की हमें मजीद जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वाटर ज्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी वाटर ज्यादा है। तो हम ये चाहेंगे कि क्योंकि अंदर पानी ज्यादा है, तो हम उस पानी को बाहर निकालें। हम उस पानी को क्या निकालें? बाहर निकालें। दैट मीन्स वाटर मूव्स आउटसाइड। अब वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को हम कहते हैं ओस्मोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। और अगर वाटर बाहर जाए तो हम उसे कहते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं हम उसे? एक्सो ऑस्मोसिस। तो अगर अगर किसी भी सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस सेल के अंदर वाटर ज्यादा है। तो अगर उस सेल के अंदर वाटर ज्यादा है तो उसे मजीद वाटर की जरूरत नहीं है, बल्कि वो कहेगा कि और वाटर आप मुझसे ले लो। तो यानी वाटर के मॉलिक्यूल बाहर की तरफ जाएंगे। जब वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ जाएंगे तो सेल कैसा होना शुरू हो जाएगा? सेल श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। सेल कैसा होना शुरू हो जाएगा? श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। अगर सेल श्रिंक हो रहा है, इसका मतलब इसको हम फ्लैसिड भी कहते हैं, फ्लैसिड होना। तो इस फिनोमिने को आप क्या बोलोगे? इस फिनोमिने को आप बोलोगे सेल श्रिंकेज। क्या कहोगे? सेल श्रिंकेज। ये इंग्लिश का वर्ड है, और बायोलॉजी में आप इसे क्या कहेंगे? प्लाज्मोलिसिस। क्या कहेंगे? प्लाज्मोलिसिस। तो सिंपली, जब भी किसी सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा। जब वाटर बाहर की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब सेल श्रिंक हो रहा है। जब सेल श्रिंक हो रहा है तो इस फिनोमिने को क्या कहते हैं हम? प्लाज्मोसिस। चलिए, अगर हम इसका ओपोजिट पढ़ना चाहें कि अगर किसी भी सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम है, इसका मतलब वाटर इनसाइड द सेल भी कम है। तो अगर पानी सेल के अंदर कम है, तो फिर पानी अब सेल के अंदर आएगा। वाटर मूव्स इनसाइड। अगर वाटर अंदर आ रहा है तो फिर हम इसे कहेंगे एंडोस्मोसिस। आपकी दवा सेल श्रिंक नहीं बल्कि सेल स्वेल हो जाएगा। इसको हम कहते हैं टर्जिड होना।
जैसे श्रिंक होने को हम फ्लैसिड होना कहते थे, सेल के सोयल होने को हम क्या कहते हैं, टर्जिड होना। ठीक है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डी प्लाज्मोलिसिस। सेल के श्रिंक होने को हम प्लाज्मोलिसिस कह रहे थे, तो सेल के फैलने को क्या बोलेंगे, डी प्लाज्मोलिसिस। तो ये जितना भी टर्म की इंटरचेंजिंग है, ये हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और अगर किसी भी सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ना तो ज्यादा है ना ही कम है, बल्कि क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल, तो नो नेट फ्लो ऑफ वाटर, तो वाटर फ्लो होगा ही नहीं, ना ही अंदर की तरफ और ना ही बाहर की तरफ। इसका मतलब ऑस्मोसिस नहीं होगी, वाटर पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और टर्म है, दैट इज वाटर पोटेंशियल। अब मैं आपके लिए वाटर पोटेंशियल को भी डिफाइन कर देता हूँ कि वाटर पोटेंशियल क्या है। ठीक है। देखिए, वाटर पोटेंशियल का मतलब है किसी भी सेल की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, कि वो कितना वाटर लूज कर सकता है, किसी भी सेल की कैपेसिटी कि वो कितना वाटर रिमूव कर सकता है। तो हम इसको सिंपली ऐसे डिफाइन करते हैं कि कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग सिस्टम, कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम और सेल, ठीक है, टू लूज वाटर। ठीक है। अच्छा, अब मान लें हम कंडीशंस को समझने की कोशिश करते हैं। आप सोच लीजिए कि भाई वाटर पोटेंशियल किसी भी बॉडी का ज्यादा है। तो केस वन इज, किसी भी बॉडी का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। तो अगर किसी भी बॉडी का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा वाटर लॉस कर सकता है, क्योंकि वाटर पोटेंशियल का मतलब ही क्या है, एबिलिटी टू लॉस वाटर, एबिलिटी टू लॉस वाटर। इसका मतलब एबिलिटी लॉस करने की ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा। और अगर लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होने का मतलब सिंपली ये है कि हमारे पास एक्सो ऑस्मोसिस हो रही है। क्योंकि वाटर लॉस होने का मतलब है सेल से पानी बाहर निकल रहा है। और अगर एक्सो ऑस्मोसिस होगी, तो सेल क्या हो जाएगा भाई, सेल तो श्रिंक हो जाएगा। अगर सेल श्रिंक हो जाएगा, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलिसिस। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर भी डिस्कस किया था, इसे हम क्या कहेंगे, सिंपली प्लाज्मोलिसिस। बहरहाल, चलें, अब हम इसका ऑपोजिट वर्जन पढ़ते हैं कि मान लीजिए कि अगर वाटर पोटेंशियल कम है, तो लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा। इसका मतलब अब एक्सोऑस्मोसिस की जगह एंडोऑस्मोसिस होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, वाटर पोटेंशियल का मतलब है एबिलिटी टू लॉस वाटर, तो पानी होगा तो लॉस करोगे ना। अब यहाँ पर वाटर पोटेंशियल है ही नहीं, इसका मतलब बॉडी में पानी है ही नहीं, तो बॉडी सारे पानी को गेन करेगी, तो अब पानी अंदर आएगा। इसकी वजह से सेल श्रिंक नहीं, बल्कि सेल कैसा हो जाएगा, बताइए, स्वेल हो जाएगा। और सेल के स्वेल होने को तुम क्या बोलोगे, डी प्लाज्मोलिसिस। क्या कहोगे, डी प्लाज्मोलिसिस। तो अब बात यह है कि जो वाटर पोटेंशियल है और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये तकरीबन एक ही चीजें हैं। ये यही तो बता रही हैं कि कब बॉडी एक्सोऑस्मोसिस करेगी, यानी कब पानी सेल से बाहर जाएगा, और कब पानी सेल के अंदर आएगा, यानी कब एंडोऑस्मोसिस होगी। तो अब सिंपली क्या होता है कि नॉर्मली नॉर्मली ये जो वाटर पोटेंशियल की टर्म है, दोनों टर्म्स आपको एक ही बातें बता रही हैं, बट जो वाटर पोटेंशियल की टर्म है, इसको हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स के केस के लिए। ठीक है। जबकि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर वाली टर्म है, और तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाली टर्म को हम नॉर्मली यूज करते हैं किसके लिए, एनिमल्स के लिए। चलें, अब हम अपने काम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम सॉल्यूशंस की टाइप्स को समझने की कोशिश करें, यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ टोनोसिटी, किसकी बेस पे हम पढ़ रहे हैं, टोनोसिटी की बेस पे। अच्छा, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में, बेस्ड ऑन
टोनिसिटी। अच्छा, अब टोनिसिटी का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट कंसंट्रेशन, बहुत आसान करके। तो किसी भी सॉल्यूशन की बेटा तीन टाइप्स हो सकती हैं। एक को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और एक को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए, नाम से ही हम इसको जज करने की कोशिश करते हैं कि हाइपर का मतलब क्या होता है। हाइपर का मतलब क्या होता है? अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि सिंपली आपका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है रिलेटिव टू सेल, यानी हाई। हाइपर का मतलब ही हाई होता है। हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन रिलेटिव टू सेल, यानी सेल के मुकाबले में आपके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। जबकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन रिलेटिव टू सेल ऑफ अ बॉडी। अभी जब मैं एग्जांपल दूंगा तो ये बात आपको खुद ही खुद क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी। आइसो का मतलब होता है सेम, तो सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन रिलेटिव टू सेल ऑफ अ बॉडी। चलें, अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक सेल है। मेरे पास क्या है? एक सेल है, और ये मेरे पास एक सेल है। ठीक है। और सिमिलरली इसी तरह का मेरे पास एक और सेल है। और इसी तरह का मेरे पास एक और सेल है। ठीक है। अब याद रखिएगा, ह्यूमन ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें, ह्यूमन सेल की, तो मुन्नी ह्यूमन सेल के अंदर जो सॉल्ट का कंटेंट होता है वो 0.9% होता है। कितने परसेंट होता है? 0.9%। ठीक है। और ये विद रिस्पेक्ट टू, मैं आपको बता रहा हूँ, NaCl। किसके रिस्पेक्ट से बता रहा हूँ? NaCl। तो ये भी ह्यूमन का सेल है, तो इसके अंदर भी जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी? 0.9%। ये फिक्स्ड अमाउंट है। ठीक है। और ये भी अगर ह्यूमन का सेल है तो इसके अंदर भी जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी? 0.9% विद रिस्पेक्ट टू NaCl। चल, विद रिस्पेक्ट टू NaCl। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमने इसे एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रख दिया। हमने इसे एक ऐसे सॉल्यूशन, इस सेल को हमने एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रख दिया जिसके अंदर कंसंट्रेशन 0.9% से ज्यादा है। यानी सेल के बाहर सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट है उसमें NaCl की वैल्यू 0 पॉइंट से ज्यादा है। अब 0 पॉइंट से ज्यादा बिलफर्स कितनी हो सकती है? 1.5% NaCl। तो सेल के लिए जो सॉल्यूशन होगा ये क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा केस क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी हाइपर का मतलब कम। तो अब हमने सेल को जिस सॉल्यूशन के अंदर रखा है उस सॉल्यूशन की जो कंसेंट्रेशन है वो 0.9 से कम होगी। 0.9 से कम होने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, 0.4 हो गई। तो ये क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक का मतलब ये है कि हमने एग्जैक्टली सेम में रखा है। तो इसका मतलब सेल के अंदर भी 0.9% NaCl है और सेल के बाहर भी 0.9% NaCl है। अच्छा, अब यहां चीजों में डिफरेंस नहीं है। यहां तो चीजों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां कोई ऑस्मोसिस भी नहीं होगी। जब सॉल्यूट कंसेंट्रेशन में डिफरेंस नहीं होगा तो ऑस्मोसिस भी
नहीं होगी, याद रखिएगा। अच्छा, अब यहां देखते हैं, यहां क्या सीन है। अगर हम इनसाइड बात करें, सेल के अंदर की बात करें, तो सेल के अंदर नमक कितना है? 0.9। और सेल के बाहर कितना नमक है? 1.5। यानी सेल के अंदर सॉल्ट कम है। सेल सेल के अंदर सॉल्ट कम है, क्योंकि 0.9 कम होता है, 1.5 ज्यादा होता है, तो अंदर सॉल्ट कम है, बाहर सॉल्ट ज्यादा है। अंदर सॉल्ट कम है, बाहर सॉल्ट ज्यादा है। इतनी बातों में समझ आ गई। अच्छा, अब आगे देखें। अब सॉल्ट से आप अंदाजा लगाएंगे वाटर का। अगर सॉल्ट कम है तो हम अज्यूम करेंगे कि वाटर ज्यादा होगा, और यहाँ सॉल्ट ज्यादा है तो हम अज्यूम करेंगे कि वाटर कम होगा। ठीक है। अब हमें पता है कि चीजें मूव करती हैं हाई टू लो। कैसे मूव करती हैं? हाई टू लो। तो वाटर कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है? वाटर बाहर ज्यादा है, अंदर कम है। बाहर ज्यादा है, अंदर का नहीं, इनसाइड इनसाइड अंदर ज्यादा है, जबकि बाहर कम है। तो क्योंकि ये हाई है, ये लो है, तो चीजें कहां से कहां मूव करेंगी? हाई टू लो। तो वाटर के मॉलिक्यूल जो मूव करेंगे वो कैसे मूव करेंगे? इनसाइड टू आउटसाइड, यानी अंदर से बाहर आएंगे। और अंदर से बाहर आने का मतलब इस जगह पर क्या होनी चाहिए? एक्सो ऑस्मोसिस। क्या होनी चाहिए? एक्सो ऑस्मोसिस। और जब एक्सो ऑस्मोसिस होगी तो वाटर मूव्स आउटसाइड। और जब वाटर बाहर जाएगा तो क्या होगा? जल्दी बताओ, वाटर जब बाहर जाएगा तो क्या होगा? सेल श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल श्रिंक हो जाएगा। और जब सेल श्रिंक हो जाएगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस। चलें, सिमिलरली अब यहां देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि सेल के अंदर, तो सेल के अंदर जो कंसेंट्रेशन है भाई, सेल के अंदर कितनी कंसेंट्रेशन है? 0.9। कितनी है? 0.9। और सेल के बाहर कितनी है? 0.4। तो कौन सी वैल्यू बढ़ी हुई? सेल के अंदर वाली वैल्यू बढ़ी हुई। यानी सेल के अंदर सॉल्ट ज्यादा है, और सेल के बाहर जो है वो सॉल्ट कम है। सिंपल है। सेल के बाहर सॉल्ट कम है। अगर यहाँ सॉल्ट ज्यादा है तो हम सपोज करेंगे कि वाटर कम होगा, और यहाँ सॉल्ट कम है तो हम अज्यूम करेंगे कि वाटर ज्यादा होगा। अब हमें पता है कि चीजें मूव करती हैं हाई टू लो। अब देखें, यहाँ कम है तो ये लो है, यहाँ वाटर ज्यादा है तो ये हाई है। अब चीजें अगर हाई टू लो मूव करती हैं तो इसका मतलब ये है कि आउटसाइड से इनसाइड आएगा। आउटसाइड से इनसाइड का मतलब समझते हो? बाहर से अंदर। बाहर से अंदर का मतलब होता है एंडो ऑस्मोसिस। यानी अब की दफा जो ऑस्मोसिस होगी वो कौन सी होगी? एंडो ऑस्मोसिस। और एंडो ऑस्मोसिस के नतीजे में वाटर मूव्स इनसाइड। पानी कहाँ मूव करेगा? इनसाइड। अगर पानी इनसाइड मूव करेगा तो क्या होगा? सेल स्वेल हो जाएगा। पहले सेल क्या हो रहा था? श्रिंक, बट अब सेल क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। अगर सेल स्वेल हो जाता है तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? डी प्लाज्मोलिसिस। क्या कहते हैं? डी प्लाज्मोलिसिस। तो यहां तक तो हमने तीन सॉल्यूशंस को बखूबी डिस्कस कर लिया है। अब अब हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेटा, एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो आपको पता है कि जब भी हम किसी चीज को हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक में रखेंगे तो उसमें या तो एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगी या उसमें एंडोऑस्मोसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल या तो स्वेल हो जाता है या सेल श्रिंक हो जाता है। और दोनों ही सूरतों में सेल जो है वो प्रॉब्लम में आएगा और सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, ज्यादातर जब सेल स्वेल होता है तो उसकी डेथ होती है। चलें। अब 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 अगर हमें किसी भी चीज को प्रिजर्व करना है, प्रिजर्व करने का मतलब समझते हैं? अगर हमें किसी चीज को महफूज करना है तो हम उसे किस में रख दें? हाइपरटोनिक मीडियम में रख दें। किस में रख दें? हाइपरटोनिक मीडियम में रख दें। इससे क्या फायदा है? फॉर एग्जाम्पल, आप शिकार पे गए और आपने फिशेस का शिकार किया है। तो आप अगर फिश को ऐसे ही छोड़ देंगे बहुत लंबे टाइम के लिए तो क्या होगा? कि फिश सड़ना शुरू हो जाएगी। क्यों सड़ना शुरू हो जाएगी? क्योंकि हवा में मौजूद जो बैक्टीरिया हैं उस मछली के ऊपर, उस फिश के ऊपर आके लगेंगे, और लगने के बाद उसमें से अपना फूड लेंगे और बदले में उसे खराब करना स्टार्ट कर देंगे। तो बैक्टीरियल रिएक्शन की वजह से कोई भी फूड खराब हो जाता है बड़े आराम से, जैसे कि फिश खराब हो गई है। तो हमें चाहिए कि जो हम फिश लें उस फिश के ऊपर हम क्या लगा के रख दें? सॉल्ट लगा के रख दें। अब क्या होगा कि क्योंकि फिश के ऊपर सॉल्ट है, अब जैसे ही बैक्टीरिया हवा के जरिए उस फिश पर आके बैठेगा, तो बैक्टीरिया को आते ही
हाइपरटोनिक मीडियम मिलेगा। कौन सा मीडियम मिलेगा? हाइपरटोनिक मीडियम मिलेगा। और जैसे ही उसे हाइपरटोनिक मीडियम मिलेगा, तो बैक्टीरिया में से सारा का सारा पानी क्या होगा? बाहर आना शुरू हो जाएगा। और बैक्टीरिया के सेल जो है वो श्रिंक हो जाएंगे, और जब बैक्टीरिया के सेल श्रिंक हो जाएंगे तो बैक्टीरियल डेथ हो जाएगी, और हमारी जो फिश है वो खराब नहीं होगी। इसी तरह से आपने सुना होगा कि हनी एक एंटी बैक्टीरियल है। हनी क्या है? एंटी बैक्टीरियल। बहुत सारे लोगों का गला खराब होता है तो वो हनी खा लेते हैं, शहद खा लेते हैं। अब देखें, शहद के अंदर शुगर का कंटेंट क्या है? बहुत ज्यादा। यानी शहद इज अ हाइपरटोनिक मीडियम यार। शहद इज अ हाइपरटोनिक मीडियम। तो अगर हम शहद चाटते हैं तो हमारे हलक में जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, क्या हमारे हलक में जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं जो जो कि हमें बीमार कर रहे हैं, उन पर जैसे ही शहद जाके लगता है तो बैक्टीरिया को एकदम से हाइपरटोनिक मीडियम मिलता है। और इस हाइपरटोनिक मीडियम की वजह से बैक्टीरिया के अंदर जितना भी वाटर है वो बाहर आ जाता है, बैक्टीरिया श्रिंक हो जाता है और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ठीक। तो हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हमें किसी भी चीज को प्रिजर्व करना है, उसे बैक्टीरिया से बचाना है, तो हम उसे हाइपरटोनिक मीडियम दें। हम उसे क्या दें? हाइपरटोनिक मीडियम दें। अच्छा, रही बात, अगर हम मेडिकेशन की बात करते हैं और अगर आप कोई इंजेक्शन लें, और कोई इंजेक्शन अगर आप हाइपरटोनिक मीडियम में बना लें और वो सेल में लगा दें, यानी ब्लड में लगा दें, तो जैसे ही आप बॉडी को हाइपरटोनिक मीडियम का इंजेक्शन देंगे, जैसे ही आप बॉडी को हाइपरटोनिक इंजेक्शन देंगे, तो हाइपरटोनिक इंजेक्शन देने की वजह से क्या होगा? हाइपरटोनिक इंजेक्शन देने की वजह से क्या होगा? आपके जितने भी ब्लड सेल्स हैं, वो सारे के सारे ब्लड सेल्स फौरन के फौरन क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे। क्या होंगे? श्रिंक हो जाएंगे। श्रिंक होने का मतलब उनमें क्या हो जाएगी? प्लाज्मोलिसिस। और वो ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे? खराब। ठीक है। इसी तरह से अगर आप अपने ब्लड को हाइपोटोनिक इंजेक्शन दें तो क्या होगा? कि आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो नहीं स्वेल हो जाएंगे। अभी हमने काफी थ्योरी पढ़ी, वो स्वेल हो जाएंगे। स्वेल होने का मतलब वो डीप्लाज्मोलिसिस पे चले जाएंगे। इस वजह से हमारी पूरी कोशिश होती है कि कभी भी अगर हम कोई इंजेक्शन दे रहे हैं बॉडी को, तो वो आइसोटोनिक मीडियम में देंगे, क्योंकि आइसोटोनिक मीडियम में नो ऑस्मोसिस। ठीक है। नो सेल डेथ। ठीक है। कुछ केसेस में हम हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक भी देते हैं, बट रेयर कंडीशंस हैं। वरना नॉर्मली हम जो इंजेक्शंस देते हैं पेशेंट को वो आइसोटोनिक कंडीशन में होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अगर किसी पेशेंट को पानी की कमी हो रही है तो उसे ड्रिप लगती है। ठीक है। अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रही है, तो डिहाइड्रेशन में हम क्या करते हैं? हम उसे नॉर्मल सलाइन लगाते हैं। नॉर्मल सलाइन का मतलब नमक का पानी लगाते हैं। अभी जो नमक का पानी है ना, ये मस्ट बी 0.9% होना चाहिए, मस्ट बी। अगर ये 0.9% नहीं है, तो या तो ये आपकी बॉडी को स्वेल कर देगा या आपकी बॉडी को श्रिंक कर देगा ब्लड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी तरह से एक मेडिसिन आती है, शायद आपने कभी देखी हो, बच्चों की जो नाक है ना वो बंद हो जाती है, तो बच्चों की नाक में कतरे डलते हैं नॉर्सलीन के। तो कभी गलती से नॉर्सलीन को देखिएगा, नॉर्सलीन पे लिखा होगा 0.9% NaCl। इसका मतलब हम आइसोटोनिकली दे रहे हैं। तो जहां जहां पर हम NaCl को इस्तेमाल करते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि उसे 0.9% ही इस्तेमाल करें, ताकि वो इन्वायरमेंट सेल के इन्वायरमेंट से मैच हो जाए और कोई ऑस्मोसिस ना हो, ना ही एंडोस्मोसिस हो, ना ही एक्सोस्मोसिस हो, और हमारे सेल्स क्या रहें? प्रिजर्व रहें। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको विजुअलाइज करके दिखाऊं प्रिजर्वेशन का प्रोसेस, तो देखें इस तरह से हम फिश को जो है वो कैप्चर करने के बाद इस पे नमक लगा के रखते हैं ताकि खराब ना हो। ठीक है। तो ये प्रिजर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बाहर, यहां तक हमने अपनी जितनी भी टर्म्स थी उनको डिस्कस कर लिया। अब इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करें ओस्मो रेगुलेशन इन मरीन वाटर फिशेस, ओस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिशेस, और ओस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। क्लास सबसे पहले हम स्टार्ट करें ओस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट क्या है?
क्योंकि इनका इन्वायरमेंट फ्रेश वाटर है। अब हमें पता है कि फ्रेश वाटर मीठे पानी को कहते हैं। किसको कहते हैं? मीठे पानी को। मीठा पानी वो पानी होता है जिसके अंदर नमकियात कम होती हैं। यानी फ्रेश वाटर वो वाटर होता है जिसके अंदर सॉल्ट कम होता है। ठीक है, जिस पानी को हम पीते हैं। अगर सॉल्ट ज्यादा है, कम है सॉरी, तो हम सपोज करेंगे कि वाटर की अमाउंट ज्यादा है। अच्छा, अब अगर हम इन ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इन्वायरमेंट क्या हो गया? इन्वायरमेंट ऐसा हो गया जिसमें सॉल्ट कम है और वाटर ज्यादा है। जबकि अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो अगर बाहर सॉल्ट कम है तो अंदर हम सपोज करेंगे कि सॉल्ट ज्यादा होगा, और बाहर अगर वाटर ज्यादा है तो हम सपोज करेंगे कि अंदर वाटर कम होगा। ठीक है, हम रिलेटिव ये वैल्यूज निकालते हैं। तो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म से हमने अंदाजा लगा लिया कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म का मतलब जो आम पानी में रहते हैं, खारे पानी में नहीं रहते। तो क्योंकि आम पानी के अंदर नमकियात कम होती है और पानी ज्यादा होता है, तो हम समझ गए कि इनके अंदर नमकियात ज्यादा होगी और पानी कम होगा, ऑपोजिट होता है। चले, इसका मतलब यहां तक ये हुआ कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर सॉल्ट ज्यादा है और एनवायरनमेंट में सॉल्ट कम है। इसका मतलब दीज ऑर्गेनिजम्स आर हाइपरटोनिक टू दियर एनवायरनमेंट। यह ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से क्या हुए? हाइपरटोनिक, यानी इनके अंदर सॉल्ट ज्यादा है और बाहर सॉल्ट कम है। यहां तक तो बात समझ आ गई। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि क्योंकि अ, बाहर वाटर ज्यादा है और ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर कम है, तो हमें पता है कोई भी चीज कैसे मूव करती है? हाई टू लो। तो यहाँ हाई टू लो का मतलब क्या है? एनवायरमेंट से पानी ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाएगा। यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर आ रहा है, इसका मतलब एंडोऑस्मोसिस होगी। क्या होगी? एंडोऑस्मोसिस होगी। एंडोऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करोगे? इट सिंपली डिफाइन एज द इनफ्लक्स ऑफ वाटर। इनफ्लक्स का मतलब अंदर आना। तो वाटर इनफ्लक्स हो जाएगा। अच्छा, अभी पानी कहाँ से आएगा? ये पानी जो है वो गिल से भी आएगा, ठीक है, और ये पानी जो है वो स्किन से भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी बॉडी में वाटर का लेवल बढ़ गया। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है, इनके पास सॉल्ट ज्यादा है, बाहर सॉल्ट कम है। यानी अगर बाहर सॉल्ट कम है तो वाटर ज्यादा है, अंदर अगर सॉल्ट ज्यादा है तो वाटर कम है। ये थोड़ा सा कुछ टर्म्स हैं जो कि इंटरचेंज हो रही हैं बहुत तेजी से। तो आप जो हमारे लेक्चर का शुरू का पार्ट है ना, उसे जरा एक दो दफा देख लें, उससे थोड़ा सा मेमोराइज कर लें ताकि आपके लिए आगे आने वाले टॉपिक्स ना आसान हो जाए। तो ये एंडोस्मोसिस होगी। क्यों? क्योंकि बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है, तो एंडोस्मोसिस होगी, जिसकी वजह से पानी अंदर आना शुरू हो जाएगा, गिल से भी और स्किन से भी। ऐसा होने की वजह से क्या होगा कि बॉडी के अंदर वाटर का लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। बॉडी ने क्या करना है? बॉडी ने सबसे पहले ये काम करना है कि इस पानी को बाहर निकालना है जो अंदर आ रहा है। ठीक है, बॉडी ने क्या करना है? इस पानी को बाहर निकालना है। अब इस पानी को बाहर निकालेगा कैसे? जाहिर है किडनी से फिल्टर करके। तो बॉडी क्या करेगी? सबसे पहले यूरिन की फॉर्म में इसको, इस वाटर को बाहर निकालेगी। यानी हम रिमूवल ऑफ वाटर करेंगे, रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। अच्छा, अब क्योंकि जिस्म में पानी ज्यादा है, जिस्म में पानी ज्यादा है, तो यूरिन के अंदर भी हम पानी ज्यादा भेजेंगे। तो एक ऐसा यूरिन जिसके अंदर वाटर का लेवल ज्यादा होता है, तो ऐसे यूरिन को हम कहते हैं डाइल्यूट यूरिन। क्या कहते हैं? डाइल्यूट यूरिन, जो कि ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। आप भी देखिएगा जब आप ज्यादा पानी पिएंगे ना, तो आपको व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट यूरिन आएगा, और जब आप पानी कम पिएंगे तो आपको येलो कलर का यूरिन आएगा। तो क्योंकि मुसलसल इनकी बॉडी में पानी अंदर आ रहा है, इन्फ्लक्स हो रहा है, एंडोस्मोसिस हो रही है, तो इनका जो यूरिन है उसके अंदर बहुत सारा पानी होगा, तो डायल्यूट यूरिन कहलाएगा, और यूरिन कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट। ठीक है,
इस मेथड के जरिए क्या होगा कि हमने वाटर को तो क्या कर दिया, एक्सक्रीट कर दिया। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर आ रही थी वो हमने इस तरह से बाहर कर दिया। एक मसला और है, भले वो डाइल्यूटेड यूरिन ही क्यों नहीं है, लेकिन लेकिन यूरिन जब भी आप करने जाएंगे उसमें थोड़े बहुत मिनरल्स होंगे, लाजमी, लाजमी। अगर येलो कलर का यूरिन है तो उसमें मिनरल्स बहुत सारे हैं, बहुत मिनरल्स हैं उसमें। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट यूरिन भी है तो उसके अंदर भी मिनरल्स हैं मौजूद। तो जब आप फ्रिक्वेंट यूरिनेशन करोगे, बार बार यूरिन करोगे, क्योंकि पूरे दिन बॉडी में पानी आ रहा है एंडोस्मोसिस के जरिए, तो बॉडी जल्दी जल्दी यूरिन करने की कोशिश करेगी ताकि पानी बाहर निकले। लेकिन उस पानी के बाहर निकलने के साथ साथ सॉल्ट भी तो रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉल्ट भी तो रिमूव होगा एज साइड इफेक्ट। इस प्रोसेस के साइड इफेक्ट में सॉल्ट भी तो रिमूव होगा। अब जाहिर है कि मुझे सॉल्ट को भी तो बचाना है। हाँ, तो होता यह है बेटा कि ऐसे ऐसे एनिमल्स के पास स्पेशल सॉल्ट सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल सॉल्ट सेल्स होते हैं। इन स्पेशल सॉल्ट सेल्स को हम प्यार से कहते हैं आयोनोसाइट्स। क्या कहते हैं? आयोनोसाइट्स। ये आयोनोसाइट्स क्या करते हैं? ये एक्सक्रीट ये एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं आइंस को। कौन कौन से आइंस को? सोडियम आइन को, क्लोरीन आइन को, और कैल्शियम आइन को, फ्रॉम एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या है? वाटर, जो बाहर पानी है उसमें से। तो इस तरह से बॉडी की, इस तरह से क्या हुआ, बॉडी की हाइपरटोनिसिटी मेंटेन रही, क्योंकि ये हाइपरटोनिक मीडियम की है ना। तो बॉडी की हाइपरटोनिसिटी क्या हो गई? मेंटेन हो गई। चलें, अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने की दोबारा कोशिश करूं, तो देखें ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं। अब फ्रेश वाटर में नमक कम होता है, इसका मतलब इनकी बॉडी में नमक ज्यादा है। यहां तक बात क्लियर हो गई? फ्रेश वाटर में नमक कम होता है लेकिन पानी ज्यादा होता है। अगर इन्वायरमेंट में पानी ज्यादा है तो इनके अंदर पानी कम होगा। तो क्या होगा? चीजें मूव करती हैं हाई टू लो। तो पानी इन्वायरमेंट से इनकी बॉडी में जाएगा। इन्वायरमेंट से पानी जब इनकी बॉडी में जाएगा तो उसे हम कहेंगे एंडोऑस्मोसिस। दैट इज इनफ्लक्स ऑफ वाटर फ्रॉम गिल्स एंड स्किन इनटू द बॉडी। अब क्योंकि बॉडी में पानी का लेवल बढ़ रहा है, इस चीज को ठीक करने के लिए बॉडी क्या करेगी? फौरन फौरन यूरिन रिलीज करेगी। और कैसा यूरिन बनाएगी? ऐसा यूरिन जिसमें वाटर घड़ों है, यानी डाइल्यूटेड यूरिन। क्या बनाएगी? डाइल्यूटेड यूरिन। और जैसे ही बॉडी डायलेटेड यूरिन को निकालेगी, द वाटर एक्सक्रीट हो जाएगा, प्रॉब्लम इज सॉल्व। अंडरस्टैंड? प्रॉब्लम इज सॉल्व। लेकिन जब आप यूरिन करने जाएंगे, फिशेस की बात कर रहा हूं, जब फिशेस यूरिन करने जाएंगी तो वो वाटर तो निकालेंगी, लेकिन वाटर के साथ ना चाहते हुए भी कुछ अमाउंट ऑफ मिनरल्स निकलेंगे, यानी सॉल्ट भी निकलेगा एज साइड इफेक्ट। तो अब बॉडी इससे बचने के लिए क्या करेगी? बॉडी से बचने के लिए क्या करेगी कि बॉडी के पास स्पेशल सॉल्ट सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आयोनोसाइट्स। ये सेल्स क्या करते हैं? ये सोडियम, क्लोरीन और कैल्शियम को इन्वायरमेंट से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और बॉडी के अंदर ले जाते हैं, ताकि जो मिनरल्स हम यूरिन में निकाल के आए हैं वो मिनरल्स हमारे पास वापस कंजर्व हो जाएं और हमें मिनरल का लॉस ना हो। क्योंकि मिनरल निकले हमने दोबारा गेन कर लिए। तो इस तरह से हमारे अंदर की हाइपरटोनिसिटी क्या हो गई? मेंटेन। एंड सिमिलरली प्रॉब्लम इज सॉल्व। एक और बात आपसे वो पूछ सकता है, वो ये है, ये जो आयनोसाइट्स हैं मुन्ने ये कहाँ होते हैं? तो आपको ये बखूबी पता होना चाहिए कि अगर वो एम्फीबियन है। एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब समझते हैं, जैसे फ्रॉग है। तो एम्फीबियन के ये स्किन के अंदर होंगे। कहाँ होंगे? एम्फीबियन के ये स्किन स्किन के अंदर होंगे। और अगर हम फिशेस की बात करें तो मुन्ने फिशेस के ये गिल्स के अंदर होंगे। तो आयनोसाइट्स हमें दो जगह पे मिलते हैं, गिल्स में भी मिलते हैं और स्किन में भी मिलते हैं। किसकी स्किन में मिलेंगे? एम्फीबियंस की स्किन में मिलेंगे। किसके गिल्स में मिलेंगे? फिशेस के गिल्स में मिलेंगे। ठीक है, यहां तक तो हमने पढ़ लिया ओस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिशेस। अब हम पढ़ेंगे ओस्मो रेगुलेशन इन मरीन वाटर ऑर्गेनिज्म या फिशेस। अब जो कुछ हमने इस टॉपिक में पढ़ा है उन सबका हम क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं ओस्मो रेगुलेशन इन मरीन वाटर ऑर्गेनिजम्स। अब
अगर हम इन्वायरमेंट को चेक करें तो इन्वायरमेंट क्या है, मरीन वाटर। और मरीन वाटर एक ऐसा वाटर होता है जिसके अंदर सॉल्ट ज्यादा होता है, ठीक है। समंदर का पानी, मरीन वाटर का मतलब समंदर का पानी, समंदर का पानी खारा, तो समंदर के पानी में सॉल्ट ज्यादा होता है, तो जाहिर है पानी का लेवल क्या होगा, कम होगा। अब इसका रिवर्स कर दें तो वो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म में क्या होगा फिर, सॉल्ट कम होगा और वाटर का लेवल, और वाटर का लेवल क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। अब हमें पता है कि चीजें कैसे मूव करती हैं, हाई टू लो। अब यहाँ वाटर ज्यादा है, सॉरी यहाँ वाटर कम है, तो ये क्या कहलाएगा, लो। और यहाँ वाटर ज्यादा है तो ये क्या कहलाएगा, हाई। इसका मतलब अब की दफा जो वाटर की मूवमेंट होगी वो ऑर्गेनिज्म टू इन्वायरमेंट होगी, क्या होगी, ऑर्गेनिज्म टू इन्वायरमेंट। पहले क्या हो रहा था, इन्वायरमेंट से पानी ऑर्गेनिज्म में आ रहा था, दैट इज एंडोऑस्मोसिस, पहले एंडोऑस्मोसिस हो रही थी। अब क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म से पानी इन्वायरमेंट में जाएगा, यानी कि एक्सोऑस्मोसिस होगी, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज दिस के एंडोऑस्मोसिस होगी, सॉरी एक्सोऑस्मोसिस होगी, पानी ऑर्गेनिज्म से बाहर जाएगा, इसका मतलब एक्सोऑस्मोसिस होगी। और एक्सोऑस्मोसिस के नतीजे में क्या होगा कि बॉडी के अंदर वाटर का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, बॉडी में वाटर का लेवल कम हो जाएगा। क्योंकि जब एक्सोऑस्मोसिस होगा तो ज़ाहिर वाटर बॉडी से बाहर जाएगा, और जब वाटर बॉडी बॉडी से बाहर जाएगा तो बॉडी में वाटर का जो लेवल है, बॉडी में जो वाटर का लेवल है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा एक्सोऑस्मोसिस होने की वजह से। अब क्योंकि बॉडी में वाटर का लेवल कम हो जाएगा तो बॉडी सफर करेगी एक खास सिम्टम से जिसे हम कहेंगे डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी से। इस बात को जरा दोबारा समझें, ऑर्गेनिज्म के अंदर पानी ज्यादा है, इन्वायरमेंट के अंदर पानी कम है, इसलिए ऑर्गेनिज्म के अंदर से पानी निकल के इन्वायरमेंट में जाएगा, यानी कि एक्सोस्मोसिस होगी, यानी वाटर मूव्स आउटसाइड द सेल। जैसे ही वाटर सेल से बाहर जाएगा तो बॉडी में पानी के लेवल की कमी होना शुरू हो जाएगी, और क्योंकि बॉडी में पानी की लेवल की कमी हो जाएगी तो बॉडी सफर करेगी डिहाइड्रेशन से, ये प्रॉब्लम है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसे मैनेज कैसे करें, इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसे मैनेज कैसे करें। अब इस चीज को मैनेज करने के लिए, इस चीज को मैनेज करने के लिए अब, यानी कि अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेंटेनेंस। तो अब इस चीज को मैनेज करने के लिए बॉडी क्या करती है, यानी मरीन ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, मरीन ऑर्गेनिजम्स मुसलसल पानी पीते हैं, ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूअसली ड्रिंक वाटर। ये मुसलसल पानी पीते रहते हैं, पीते रहते हैं, पीते रहते हैं, पीते रहते हैं, ताकि इनकी बॉडी में जो पानी की कमी है वो पानी की कमी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, एक बात तो ये हो गई कि ये कंटिन्यूअसली पानी पी रहे हैं, ये कंटिन्यूअसली पानी पी रहे हैं। अच्छा, सेकंड सेकंड, ये अपना जो यूरिन निकालेंगे वो यूरिन डाइल्यूट नहीं होगा, वो यूरिन हरगिज डाइल्यूट नहीं होगा। क्यों, डाइल्यूट में तो पानी ज्यादा होता है और इनके जिस्म में तो पानी की क्या हो रही है मुन्ने, इनके जिस्म में तो पानी की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये कभी भी डाइल्यूट यूरिन नहीं निकालेंगे, डाइल्यूट यूरिन का मतलब वो यूरिन नहीं निकालेंगे जिसके अंदर पानी बहुत ज्यादा होता है, बल्कि ये क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएंगे। ये कौन सा यूरिन बनाएंगे, कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड यूरिन को हम स्कैंटी यूरिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्कैंटी यूरिन। बेटा स्कैंटी यूरिन एक ऐसा यूरिन होता है जिसके अंदर वाटर का लेवल क्या हो, कम हो। तो हम एक ऐसा यूरिन करने जा रहे हैं जिसमें पानी कम होगा, यानी येलो कलर का यूरिन करेंगे, ठीक है, ताकि जिस्म से पानी कम निकले, ताकि जिस्म से पानी कम निकले। एक बात, एक बात। दूसरी बात कि कंसंट्रेटेड यूरिन को स्कैंटी यूरिन क्यों कहते हैं, क्योंकि मुझे स्कैंटी का मतलब होता है इनसफिशिएंट। तो क्योंकि इसमें पानी कम है, पानी कम है, इस वजह से हम इसे कहते हैं स्कैंटी यूरिन। अच्छा, अब एक बात तो ये हो गई कि इनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है, इनकी बॉडी में क्या है, डिहाइड्रेशन। उस डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ये कंटिन्यूअसली वाटर को ड्रिंक कर रहे हैं, ये वाटर को क्या कर रहे हैं, ड्रिंक, ताकि पानी की कमी पूरी हो सके। लेकिन पानी को ड्रिंक करने की वजह से इनकी बॉडी में सॉल्ट बिल्डअप होगा, क्या होगा, इनकी बॉडी में
सॉल्ट बिल्डअप होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये खारे पानी में रहते हैं, मरीन वाटर्स खारा पानी। तो जब ये पानी पिएंगी, ये मछलियां जब पानी पिएंगी, तो इनकी बॉडी में मुसलसल क्या आता रहेगा? बताओ, इनकी बॉडी में मुसलसल क्या आता रहेगा? इनकी बॉडी में मुसलसल नमक आता रहेगा। तो ज़ाहिर है हमें उस नमक को भी तो क्या करना है भाई? हमें उस नमक को भी तो रिमूव करना है ना? रिमूव एक्सेस ऑफ सॉल्ट दैट comes during continuous drinking of water। लेकिन चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना मुश्किल नहीं है बट कॉम्प्लिकेटेड है। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा चैप्टर को, थोड़ा चैप्टर बोर भी है। बट देखें, आज आप मेहनत करेंगे तो ज़ाहिर है कल आप इसका फल भी हासिल करेंगे। और आप अगर पढ़ाई को अहमियत देंगे तभी पढ़ाई आपको अहमियत देगी। अगर आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती तो पढ़ाई को आप भी नहीं अच्छे लगते होंगे। ये बात आप समझ लें अच्छे से। आप इसको बिल्कुल इसी तरह से लें कि यार एक बंदा है ना, जिस बंदे की आप इज्जत करेंगे तो वो बंदा सामने से भी आपकी इज्जत करेगा ना। तो जब तक आप पढ़ाई की इज्जत नहीं करेंगे तो पढ़ाई भी आपकी इज्जत नहीं करेगी। अच्छा, तो इन चीजों को रिमूव करने के लिए, इन चीजें क्या, सॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी में, सॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी में क्या है? तो स्पेशल टाइप के ग्लैंड्स हैं। इन स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स को हम कहते हैं रेक्टल ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? रेक्टल ग्लैंड्स। जो कि कहाँ मौजूद होते हैं? इंटेस्टीन के अंदर। ठीक है। और कौन से ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सॉल्ट ग्लैंड्स? ये सॉल्ट ग्लैंड्स कहाँ मौजूद होते हैं? गिल्स के अंदर। तो क्योंकि ये मसलसल मछलियां पानी पीती हैं और पानी पीने की वजह से इनकी बॉडी में नमकियात जमा होना शुरू हो जाती है, तो इन नमकियात को निकालने के लिए, सॉल्ट को निकालने के लिए बॉडी के अंदर क्या मौजूद होते हैं? बॉडी के अंदर रेक्टल ग्लैंड्स और सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्ट को रिमूव करते हैं। क्या करते हैं? एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट को रिमूव करते हैं। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन से सॉल्ट आते हैं पानी में से। अब जब हम पानी को ड्रिंक करते हैं तो कौन कौन से सॉल्ट्स आते हैं, कौन कौन से मिनरल्स आते हैं? तो बेटा इन मिनरल्स में क्या क्या शामिल है इसको जरा देखिएगा। इन मिनरल्स में मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, सल्फेट -2, इसके अलावा जो है वो सोडियम +1, पोटाशियम +1, क्लोरीन -1। यानी कुछ आयंस ऐसे हैं, इनको अगर हम तमीज से लिखें ना बेटा, इनको अगर मैं आपके लिए तमीज से लिख दूं, एक लाइन में लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो मिनरल्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं? ये आ रहा है कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, और सल्फेट -2। साथ साथ सोडियम+, पोटाशियम+, और क्लोरीन-। यानी कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिन पे +2 चार्ज, जिन पे 2 चार्ज है, और कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिन पर 1 चार्ज है। अब ऐसे मिनरल्स मुन्ने जिन पर 2 चार्ज होता है उसे हम कहते हैं डाईवेलेंट। क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं डाईवेलेंट। और ऐसे मिनरल्स जिन पर 1 चार्ज होता है उन्हें हम कहते हैं मोनोवेलेंट। क्या कहते हैं? मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंटाइंस, ये डाईवेलेंटाइंस हो गए, और ये मोनोवेलेंटाइंस। मोनो का मतलब इसकी वैलेंसी 1 हो, डाईवेलेंट का मतलब इसकी वैलेंसी 2 हो। यहां तक तो हमें बात समझ आ गई। अब हमारी बॉडी में कितनी तरह के ग्लैंड्स हैं? 2 तरह के, एक रेक्टल ग्लैंड्स और एक सॉल्ट ग्लैंड्स हैं। भाई अगर सॉल्ट को रिमूव करना था तो एक ही ग्लैंड बहुत था ना, दो दो क्यों लगाए? हम्म। तो याद रखना है आपने कि जो सॉल्ट ग्लैंड्स होंगे मुन्ने, ये रिमूव करेंगे मोनोवैलेंट आइंस को। किसको रिमूव करेंगे? मोनोवैलेंट आइंस को। यानी जिन पे 1 चार्ज होगा, चाहे पॉजिटिव 1 हो या नेगेटिव 1 हो। और जिन पर 2 चार्ज है, चाहे +2 चार्ज हो या -2 चार्ज हो, तो वो कहां से रिमूव होंगे? वो रेक्टल ग्लैंड से रिमूव होंगे। तो ये है डाईवेलेंट आइंस के रिमूवल के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा कॉपर मैकेनिज्म अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम ओस्मो रेगुलेशन में 3 क्लास डिस्कस करेंगे, दैट इज ओस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। क्या? ओस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। चलें। अच्छा देखें,
ओस्मो रेगुलेशन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में हमें किस बात का ध्यान रखना है? हमें वाटर की कंजर्वेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि इससे पहले जो हमने ओस्मो रेगुलेशन पढ़ी, इससे पहले जो हमने ओस्मो रेगुलेशन पढ़ी, वो तो वाटर बेस्ड थी, इक्वेटिक में थी ना। तो उनमें तो वाटर की डेफिशिएंसी भी अगर हो रही थी तो वो पानी पी लेते थे, ठीक है, क्योंकि पानी में ही रहते थे वो। तो उनके लिए तो कोई ऐसा खास मसला नहीं होता था। लेकिन ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये तो जमीन पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब खुश्की पे रहने वाले। तो क्योंकि ये जमीन पे रहते हैं, तो जाहिर है इनको पानी की सीवियर कमी हो सकती है। क्या हो सकती है? इनको पानी की सीवियर कमी हो सकती है। यानी द प्रॉब्लम इज दैट डिफिशियंसी ऑफ वाटर। वाई डेफिशिएंसी ऑफ वाटर? क्योंकि इनका एनवायरमेंट वाटर नहीं है, ये पानी में नहीं रहते, ये खुश्की पे रहते हैं, तो ज़ाहिर है इनके जिस्म में पानी की कमी हो सकती है। मेंटेनेंस मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? किस चीज को हमें मेंटेन करना है? हमें क्या करना है? हमें वाटर को सेव करना है ना? हाँ, अब हमें वाटर को कंजर्व करना है। वाटर कंजर्वेशन। अब जाहिर है इस वाटर को कंजर्व हम कई तरीकों से करते हैं। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, जैसे क्रस्टेशियंस की अगर मैं आपसे बात करूं, तो क्रस्टेशियंस में नॉर्मली क्रैब्स, लॉबस्टर, इस तरह के ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। तो इनकी बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है। इनकी बॉडी पर क्या होता है? एक्सोस्केलेटन, यानी बाहर की तरफ स्केलेटन होता है। और ये स्केलेटन तीन चीजों से मिलकर बनता है, जिनमें से एक को हम कहते हैं कैरेटिन, जो कि एक प्रोटीन है, काइटिन, और कैल्शियम कार्बोनेट। कैरेटिन एक प्रोटीन है, काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट आप इसे मिनरल समझ लें। ठीक है। तो ये एक्सोस्केलेटन है, और ये एक्सोस्केलेटन बहुत हार्ड होता है, और ये एक्सोस्केलेटन की वजह से ये वाटर लॉस को प्रिवेंट कर देते हैं। तो एक तो ये मैकेनिज्म है कि हम वाटर के लॉस को होने नहीं देते। एक तो ये मैकेनिज्म है, एक तो ये मैकेनिज्म है। अच्छा, दूसरी बात, ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सहरा में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, यानी कि डेजर्ट ऑर्गेनिजम्स। तो अगर मैं डेजर्ट ऑर्गेनिजम्स की बात करता हूं, तो डेजर्ट ऑर्गेनिजम्स टॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं हाई डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन। हाई डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन यानी एक्सेसिव पानी की कमी। एक्सेसिव पानी की कमी, ये एक्सेसिव पानी की कमी भी बर्दाश्त कर सकते हैं। और इसमें मेनली जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं ना बेटा, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? वो तीन हैं वैसे तो, लेकिन दो ज्यादातर यूज होते हैं। एक का नाम है कंगारू, और दूसरा है रैट। इसके अलावा भी कैमल भी बहुत ज्यादा वाटर की कमी को बर्दाश्त कर सकता है। बहरहाल, तो डेजर्ट एनिमल्स क्या करते हैं? बहुत हाई डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं, यानी सीवियर सीवियर पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं, सीवियर पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा, इनकी ये प्रॉपर्टी इनकी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाए? दिस करेक्टरिस्टिक फीचर, क्या फीचर है? एबल टू टॉलरेट हाई डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, एबल टू टॉलरेट हाई डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन, ये जो करेक्टर है, इस करेक्टरिस्टिक फीचर को हम खास एक नाम देते हैं, और वो नाम है एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस है। अब ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिजम्स वाटर को फिर कैसे जनरेट करते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कैसे करते हैं भाई? ये क्या करते हैं? ये सेलुलर सेलुलर रेस्पिरेशन से वाटर को जनरेट करने की कोशिश करते हैं, और ये इससे अपनी 90% वाटर डिमांड को फुलफिल करते हैं। ये परसेंटेज आपने याद रखनी है। इस मेथड के जरिए 90% वाटर की डिमांड को फुलफिल करते हैं। कैसे? देखें, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? आप बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आपको इतनी बात पता होगी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन।
राइट। तो अगर हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं यानी C6H12O6 ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाती है। तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, साथ में एनर्जी भी होती है। बट अभी हमारा जो टारगेट है वो वाटर है, वाटर है। अच्छा, इसमें मेन प्रोडक्ट क्या है? ये मेन चीज है, ये मेन है, और ये तो एक्स्ट्रा है, बाय प्रोडक्ट। तो कभी भी हम नॉर्मली नॉर्मली जैसे आप हैं, मैं हूं, हम कभी भी रेस्पिरेशन पानी को लेने के लिए नहीं करते, बल्कि हम रेस्पिरेशन एनर्जी के लिए करते हैं। तो इस इक्वेशन का जो मेन पर्पस है वो एनर्जी जनरेट करना है, बट वाटर एक्स्ट्रा आ रहा है तो वाटर को हम बाय प्रोडक्ट कहेंगे, वाटर को हम क्या कहेंगे? बाय प्रोडक्ट। और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? एक बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट का मतलब जो एक्स्ट्रा है। बट हमारे लिए यही एक्स्ट्रा चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स को सीवियर पानी की कमी है। तो ये अपना 90% वाटर रेस्पिरेशन के थ्रू हासिल करते हैं। अच्छा, अब ये किसका फॉर्मूला? ये ग्लूकोज है, इतनी बात भी हमें पता है। बॉडी क्या कर रही है? ग्लूकोज को ब्रेक कर रही है ताकि वाटर जनरेट हो। लेकिन बॉडी में ग्लूकोज भी तो एक लिमिट में होगा ना, बॉडी में ग्लूकोज भी तो एक लिमिट में होगा। तो फिर हम क्या करें बताइए? अब हम क्या करें? क्योंकि बॉडी में वाटर तो एक लिमिट के अंदर है, तो अब हम क्या करें? अब हम फैट को ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि जब ग्लूकोज हम सारा ब्रेक कर लेंगे तो अब हम आ जाएंगे फैट ब्रेक डाउन पे। इस पर आ जाएंगे फैट ब्रेक डाउन पे। यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओस्मो रेगुलरिटी, एनिमल्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ओस्मो रेगुलेशन के लिहाज से या ओस्मो रेगुलरिटी के लिहाज से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। अच्छा, पहले का नाम क्या है? पहले का नाम है ऑस्मो रेगुलेटर्स। क्या नाम है? ऑस्मो रेगुलेटर्स। और दूसरे का क्या नाम है? दूसरे का नाम है ऑस्मो कॉनफॉर्मर्स। ठीक है, दोनों के बारे में हमें प्रॉपर डिटेल पता होनी चाहिए। खैर, अब अब अगर हम ऑस्मो रेगुलेटर्स को डिफाइन करें, तो बेटा ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं? काफी हेल्दी लेक्चर है ये आपका, और इस चैप्टर के लेक्चर हैवी ही होंगे। तो ऑस्मो रेगुलेटर्स को अगर हम डिफाइन करें तो ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं? ऑस्मो रेगुलेटर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, बट एटमॉस्फेरिक मीडियम से डिफरेंट। मैं भी समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मेंटेन इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, यानी ये अपनी बॉडी के सॉल्ट के लेवल को मेंटेन करते हैं, डिफरेंट टू देयर एनवायरमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर अगर एनवायरमेंट के अंदर अगर एनवायरमेंट के अंदर 50% सॉल्ट है, सपोज एनवायरमेंट के अंदर 50% सॉल्ट है, तो ये अपने आप को 50% सॉल्ट के लिहाज से मेंटेन ही नहीं करेंगे। ये अपने आप को या तो 50% से कम करेंगे या 50% से ज्यादा करेंगे। अब मान लें अगर 50% से कम करते हैं तो ये क्या कहलाएंगे? हाइपोटोनिक। और अगर ये 50% से ज्यादा करते हैं, अगर ये 50% से ज्यादा करते हैं तो हम इन्हें क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक टू दियर एनवायरमेंट। ये अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से क्या कहलाएंगे? या तो हाइपोटोनिक या फिर हाइपरटोनिक। क्यों? क्यों? क्योंकि यहां लिखा है ये अपना ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन जरूर कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली इन्वायरमेंट के जैसा नहीं। अगर एग्जैक्टली इन्वायरमेंट के जैसा नहीं तो वो इन्वायरमेंट से कम भी हो सकता है यानी हाइपरटोनिक, और वो इन्वायरमेंट से ज्यादा भी हो सकता है यानी हाइपरटोनिक। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम पढ़ सकते हैं? इसके अंदर हमारे पास तीन तरह की जो है वो एग्जाम्पल्स हमारे पे बनती हैं। इसमें जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ जाते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इसके अंदर ऑलमोस्ट ऑल फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स यानी एनिमल्स समझ लें आप। और इसके अंदर
मोस्ट ऑफ द, इसके अंदर मोस्ट ऑफ द मरीन, यानी समुद्र में रहने वाले वर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं। समुद्र में रहने वाले वर्टिब्रेट्स का मतलब जिनके पास रीढ़ की हड्डी हो। अब अगर इसी चीज के कंपैरिजन में, अगर हम इसी चीज के कंपैरिजन में देखें ओस्मो कॉन्फॉर्मर्स को, तो ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपने ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं बिल्कुल इन्वायरमेंट के जैसा। कैसे मेंटेन करते हैं? बिल्कुल इन्वायरमेंट के जैसा। यानी डेफिनेशन क्या हो गई? मेंटेन इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सिमिलर सिमिलर टू इन्वायरमेंट, बिल्कुल इन्वायरमेंट के जैसा। अच्छा, बिल्कुल इन्वायरमेंट के जैसा, इसका मतलब इनके अंदर ऑस्मोटिक लेवल और एनवायरनमेंट में ऑस्मोटिक लेवल सेम है। तो दीज आर आइसोटोनिक टू इन्वायरमेंट, ये क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक टू देयर इन्वायरमेंट। ऐसा ही है। चलें, अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो मुझे इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें कौन कौन आएगा? अब वहां पर हमने क्या पढ़े थे? मरीन इनवर्टिब्रेट्स। इसमें कौन आएगा? मरीन इनवर्टिब्रेट्स। कौन आएंगे? मरीन इनवर्टिब्रेट्स। इसमें ज्यादातर जो चीजें आती हैं वो है मरीन इनवर्टिब्रेट्स, यानी समंदर में रहने वाली ऐसी चीजें जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जैसे कि जेलीफिश। ठीक है। और कौन कौन आ सकता है? और कुछ कुछ फ्रेश वाटर और मरीन वाटर इनवर्टिब्रेट्स। कुछ फ्रेश वाटर और मरीन वाटर इनवर्टिब्रेट्स। अब इसमें कौन आ जाएगा? इसमें हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। एक को हम कहते हैं हैगफिश। क्या कहते हैं? हैगफिश। अच्छा, हैगफिश आपने देखी नहीं होगी, ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ हैगफिश कैसे होती है। और दूसरी कौन सी चीज है? इलास्मो ब्रांचेस। इलास्मो ब्रांचेस क्या होती हैं? इलास्मो ब्रांचेस हम शार्क्स और रेफिश को कहते हैं। किसको कहते हैं? शार्क्स और रेफिश को। तो मैं आपको शार्क और रेफिश दोनों दिखा देता हूं अभी, कि शार्क और रेफिश दिखने में कैसी होती हैं, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए कि ये इलास्मो ब्रांचेस। प्यारे बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले हैगफिश की बात की थी, तो ये हैगफिश है और ये इलास्मो ब्रांचेस हैं। इलास्मो ब्रांचेस में दो चीजें आती हैं, एक शार्क्स आती हैं, ये अगर आप देखें तो ये सारी शार्क्स की टाइप्स हैं, और अगर आप ये देखें तो ये रेफिश हैं। ठीक है। चलें, अब हम अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और अब हम बस एक टर्म पढ़ने जा रहे हैं कि बेटा जो बोनी मरीन जो बोनी मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेनली फिशेस, तो इनको एक खास नाम से पुकारा जाता है जिसे हम कहते हैं टिलियोस्ट। तो आप ये याद रखिएगा कि अगर वो आपसे पेपर में पूछे कि भाई टिलियोस्ट क्या होते हैं, तो आप बता दीजिएगा बोनी मरीन फिशेस, या वो बोलेगा कि द बोनी मरीन फिशेस आर आल्सो कॉल्ड, तो कई सारे नाम होंगे उसमें से आप टिलियोस्ट पे टिक कर दीजिएगा। तो एक तो ये मेमोरी बेस्ड इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। दूसरी बात कि जो मरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक नाम डिस्कस किया था, कौन सा? जेलीफिश। याद है आपको? एक नाम हमने डिस्कस किया था, जेलीफिश। तो मुन्ने जो मरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि जेलीफिश, हमें पता है कि ये होते हैं ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स। ये क्या होते हैं? ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स। यानी ये क्या करते हैं कि ये अपने एनवायरनमेंट के को अडॉप्ट करते हैं। यानी जितनी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इनके एनवायरनमेंट में होती है, जितनी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इनके एनवायरनमेंट में होती है, ये चाहते हैं इतनी ही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इनकी बॉडी में भी हो। अब रही बात, ये है मरीन इनवर्टिब्रेट्स।
और मरीन का मतलब ये रहते हैं समंदर में, और समंदर के अंदर तो नमकियात बहुत ज्यादा है, समंदर के अंदर तो नमकियात बहुत ज्यादा है। तो ये क्या करते हैं, ये समंदर के बराबर नमकियात मेंटेन करने के लिए अपने जिस्म में ये दो केमिकल को रिलीज कर देते हैं। एक का नाम है यूरिया और दूसरे का नाम है टेमाओ। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। ठीक है, बहुत से लोग इसे अमाइन पढ़ते हैं, आपकी मर्जी है, अमीन पढ़ें अमाइन पढ़ें, वैसे मैं अमीन पढ़ता हूँ। तो ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये दोनों केमिकल्स क्योंकि बॉडी के अंदर सॉल्ट का लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, सॉल्ट का लेवल बढ़ाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं ऑस्मोलाइट्स। दीज केमिकल्स आर कॉल्ड ऑस्मोलाइट्स। ऑस्मोलाइट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, यानी सॉल्ट लेवल को बढ़ाते हैं। तो ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स क्या करते हैं कि क्योंकि वो समंदर में रहते हैं और समंदर में रहने की वजह से वो चाहते हैं कि समंदर का एनवायरनमेंट अपने अंदर भी लिया है, क्योंकि ऑस्मो कॉन्फॉर्मर का मतलब यही है कि एनवायरनमेंट को सेम करना। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेटर तो डिफरेंट करते हैं बट ये सेम करते हैं। तो समंदर के अंदर क्योंकि बहुत सारी नमकियात है तो इनको सेम करने के लिए अपने जिस्म के अंदर भी बहुत सारी नमकियात लॉन्च करनी पड़ती है। ये दो फॉर्म्स में करते हैं, एक को हम कहते हैं यूरिया और एक को हम कहते हैं टिमाउ। अब बात यह है कि अगर बराबर ही करना था तो सिर्फ यूरिया ही बहुत नहीं था, सिर्फ यूरिया ही कर लेते ये, है ना। हाँ, ये कहाँ पे करते हैं ये काम? ब्लड के अंदर। ठीक है, ब्लड के अंदर। तो बात यह है कि सिर्फ यूरिया कर लेते, अगर ये सिर्फ यूरिया करेंगे तो इनकी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। क्यों? अब सुनिए मेरी बात। हाई लेवल्स ऑफ यूरिया, हाई हो गया, अगर जिसम में यूरिया का लेवल हाई हो गया तो क्या मसला है? हाई लेवल ऑफ यूरिया क्या करता है? प्रोटीन को डैमेज कर देता है। बॉडी में जितनी भी प्रोटीन होती है उसको क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि यूरिया इज क्योट्रॉपिक। क्योट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? डीनेचरिंग एजेंट, यानी ऐसा एजेंट जो किसी भी चीज को डीनेचर कर दे, यानी कि खराब कर दे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या बात है, कैसे खराब करता है? क्या करता है, हमें इतनी बात पता है कि जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन किससे मिलके बनता है? प्रोटीन मिलके बनता है अमीनो एसिड से। हमें इतनी बात पता है, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन तो अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं। अच्छा, तो ये क्या करता है, उस अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर, ये क्या करता है, उस अमीनो एसिड के इस स्ट्रक्चर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये उनको ब्रेक कर देता है। उनको क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। और समहाउ ये आयनिक बॉन्ड्स को भी ब्रेक कर देता है, यानी आयंस की जो अट्रैक्शन होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की जो अट्रैक्शन होती है उनको भी ब्रेक कर देता है। और जब ये दोनों को ब्रेक कर देता है तो जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है वो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो अल्टीमेटली प्रोटीन अमीनो एसिड से तो मिलके बनी है, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो प्रोटीन किसी काम की नहीं रहेगी। तो इस वजह से हमने हमने सिर्फ अकेले यूरिया को नहीं भेजा, बल्कि हमने यूरिया के साथ साथ टिमाओ को भी भेजा। तो हाई लेवल ऑफ यूरिया क्या करते हैं? हाई लेवल ऑफ यूरिया प्रोटीन को डैमेज करते हैं, जबकि जबकि हाई लेवल ऑफ टिमाओ ये प्रोटीन को प्रिवेंट करते हैं डैमेज होने से। इसका मतलब यूरिया डैमेज कर रहे हैं और टिमाओ डैमेज करने से बचा रहे हैं। तो इस तरह से जो बॉडी है वो बैलेंस हो गई। क्योंकि अगर अगर सिर्फ यूरिया यूरिया रिलीज होता तो यूरिया तो प्रोटीन को डैमेज कर देता, इसलिए हम यूरिया के साथ साथ टिमाओ को भी रिलीज करते हैं, यानी ट्राई मिथाइल अमीनो ऑक्साइड को भी रिलीज करते हैं, ताकि हमारी बॉडी में जो हाई लेवल ऑफ यूरिया की वजह से प्रोटीन ब्रेक हो रही है वो ब्रेक ना हो। अच्छा, अब एक बात आप और याद रख लें, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को प्यार से नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स।
तो यहाँ पर हमने ओस्मो रेगुलेशन का लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे।